So hello students, let us continue with the next question of this assignment problem. And the question is, a car hire company has one car at each of 5 depot A, B, C, D, E. A customer requires a car in each town, namely A, B, C, D, E capital letters में distance in kilometers between depots and towns are given as. ये आपको दे रखा है, मतलब कैपिटल लेटर्स में जो है दे आर द टाउन्स और स्मॉल लेटर्स में दे आर डिपोज। तो कहने का मतलब इस डिपो से इस टाउन में आना है तो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 130, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 175, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 190 एंड सो ऑन। उसी तरीके से बी टाउन का डिस्टेंस, सी टाउन का डिस्टेंस एंड सो ऑन। ये पूछ रहा है हाउ शुड कार बी असाइंड टू कस्टमर सो एज टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बोल रहा है कि किस डिपो से कौन से टाउन को कौन सी कार असाइन की जाए ताकि हमारा जो नेट कॉस्ट है वो मिनिमम आए। ठीक है, तो पहला काम जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको लिखा है यहाँ पे। पहला स्टेप क्या है, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट कितना 130, उसको इसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में घटाओ, ये आगे नीचे। दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट 120, इसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में घटाया, सेकंड रो में आ गया। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 110, इसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में घटाया, तीसरी रो में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट 50, इसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में घटाया, ये आ गया। और लास्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट 35, प्रत्येक एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा स्टेप, फिर फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0, इसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में घटाया और घटाने के बाद ये आ गया यहाँ पे। और उसी तरीके से सेकंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0, थर्ड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 10, फोर्थ कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट आई थिंक 30 और लास्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 55। और इनको कॉरस्पॉन्डिंगली इन्हीं के एलिमेंट में से घटाया और घटा के आपके पास आ गया ये। ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, अब उस रो को आपने देखना है जिसमें आपको सिंगल जीरो नजर आए। ठीक है, उस रो को आइडेंटिफाई करना है। देखो जरा, पहली रो में सिंगल जीरो नजर आ रही है, तो सिंगल रो को आइडेंटिफाई किया और जिस जीरो को आपने रेक्टेंगल किया, उस रो के कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको आपने करना है क्रॉस। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, उसी तरीके से रिपीट द प्रोसीजर फॉर सेकंड रो में सिंगल जीरो, यहाँ दो हैं तो नहीं उठाना है, सिर्फ वही रो आइडेंटिफाई करनी जिसमें सिंगल रो है। थर्ड रो में कोई नहीं है, इसमें 2 जीरो हैं, नहीं लेना है, इसमें कोई जीरो नहीं है। फिर रिपीट द प्रोसीजर फॉर कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो नजर आ रही है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसके रो में अगर कोई जीरो नजर आ रही है तो उसको करना है क्रॉस। फिर सेकंड कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसकी रो में अगर कोई जीरो नजर आ रही है तो उसको करना है क्रॉस। उसी तरीके से चौथे कॉलम में, फिर पांचवें कॉलम में, एंड फिर दोबारा से फर्स्ट रो सेकंड रो। ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू रखना है रो वाइज तथा कॉलम वाइज जब तक सारी की सारी जीरोज रेक्टेंगल या क्रॉस ना हो जाएं। क्लियर हो गया जी। उसका अगला स्टेप, फिर आपने देखना है कि नंबर ऑफ असाइंड जीरोज, असाइंड मीन्स रेक्टेंगल जीरोज कितनी है। जितनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल जीरो हैं, अगर वो रेक्टेंगल जीरो का नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा तो उस केस में आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन यहीं आ जाएगा। और नहीं होगा देन वी विल गो विद स्टेप नंबर 6। एंड स्टेप नंबर 6, व्हाट स्टेप नंबर 6 सेज, आपने उस रो को आइडेंटिफाई करना है जिस रो में असाइंड जीरो नहीं है। ध्यान रखिए, पहली रो में साइन जीरो है, दूसरी में है, तीसरी में साइन जीरो नहीं है। जिस रो में असाइंड जीरो नहीं है उस रो को करना है टिक, और अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको नंबर दे दिया 1। ठीक है, 1 मतलब आपको आसानी रहेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद अगली रो में भी असाइंड जीरो है तो इसको टिक नहीं करना है, अगली रो में साइन जीरो नहीं है तो इस रो को भी मैंने टिक कर दिया और इसको दे दिया मैंने नंबर 2। नंबर देने का मतलब कि पहले नंबर पर टिक किया, इसको दूसरे नंबर पर टिक किया। ठीक है, जब सारी रो टिक हो जाएंगी फिर आपने क्या करना है, जिस रो को टिक किया, ध्यान रखिएगा, जिस रो को टिक किया उस रो में अगर कोई क्रॉस्ड जीरो है, पहले किसको टिक किया आपने, इसको, इसलिए मैंने नंबर 1 2 दी था ताकि हमारे को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। जिस रो को टिक किया अगर उसमें कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना है और उसको दे दिया मैंने नंबर 3। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड, इस रो को टिक किया था, इसमें अगर कोई असाइन क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को करना है टिक, और नंबर 4 आ गया, तो उसका मतलब कि नंबर 3 और नंबर 4 एक ही कॉलम के ऊपर आ गए।
उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जिस कॉलम को टिक किया, अब जो रो टिक की थी उनका काम खत्म हो चुका है, जिस कॉलम को टिक किया अगर इस कॉलम में कोई असाइंड जीरो है तो उसकी रो को फिर टिक करना है। असाइंड जीरो है, पहले हमने उन रो को टिक किया था जिसमें असाइंड जीरो नहीं थी, अब हम उस जिस कॉलम को टिक किया उसमें अगर कोई असाइंड जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है। दिस इज योर नंबर 5। ठीक है, फिर दोबारा से, जिस रो को टिक किया अगर उसमें कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रॉस्ड जीरो नहीं है। ये क्लियर होगी बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 क्या है, आपने उस रो को आइडेंटिफाई करना है जिसमें साइंड जीरो नहीं है, उस रो को टिक करना है। तो एक ये आ गई, उसके बाद लास्ट रो आ गई, इसमें कोई साइंड जीरो नहीं है, इनको टिक किया। फिर अगला स्टेप है, जिन रो को टिक किया, जैसे इस रो को टिक किया तो इसमें अगर कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना है। दूसरी रो ये टिक की थी, इसमें कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसको टिक करना, तो इत्तेफाक से ये दोनों रोज का एक ही कॉलम आ गया। फिर अगला स्टेप, जिस कॉलम को टिक किया उसमें अगर कोई असाइंड जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है। फिर दोबारा जिस रो को टिक किया उसमें अगर कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसको टिक करना है, नहीं है तो आपका स्टॉप हो जाएगा यहीं पे। ठीक है जी, स्टॉप हो गया, खत्म होगी कहानी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है, अब आपने लगानी है लाइन। कहने का मतलब आपने लाइन लगानी है। कैसे लगानी है, जिस रो को आपने टिक नहीं किया है उस लाइन उस रो के ऊपर लगानी है लाइन। जिस जिस रो को टिक नहीं किया है, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक 8 और 9 स्टेप होगा ये। जिस रो को आपने टिक नहीं किया है उसके ऊपर लगानी है लाइन, हल्की सी लाइन लगानी ताकि एलिमेंट दब ना जाए पूरी तरह से। जिस रो को टिक नहीं किया है उसके ऊपर लगानी है लाइन। ठीक है, जिस कॉलम को टिक किया है उसके ऊपर लगानी है लाइन, ध्यान रखिएगा। जिस रो को टिक नहीं किया है उसके ऊपर लाइन लगानी, जिस कॉलम को टिक किया उसके ऊपर लाइन लगानी। और जब आप ये करेंगे तो होगा क्या, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी जीरो हैं वेदर दे आर क्रॉस्ड और दे आर रेक्टेंगल, वो सारी की सारी जीरोज जो हैं वो इस लाइन के अंडर आ जाएंगी। आपके सामने नजर आ रही है, देखो जरा, एक भी जीरो जो है वो बाहर नहीं रहेगी, एक भी जीरो जो है वो लाइन से बाहर नहीं रहेगी। अगर लाइन से बाहर आ रही है तो उसका मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। उस रो को अंडरलाइन करना है जो टिक्ड नहीं है, उस कॉलम को अंडरलाइन करना जो टिक्ड है। उसके बाद अगला स्टेप क्या बोलता है, जो एलिमेंट लाइन से बाहर हैं, ये वाले जो एलिमेंट लाइन से बाहर हैं, इन एलिमेंट्स में ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट। इन एलिमेंट्स में ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, और सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे 15, नजर आ रहा है आपको। इसको क्या करना है, जो एलिमेंट लाइन के अंडर नहीं है उसमें से इसको घटाना है, और जो एलिमेंट आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर है वहाँ पर उसको जमा करना है, और बाकी जो लाइन के अंडर एलिमेंट उनको हमने एज इट इज़ लिखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एलिमेंट लाइन से बाहर हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो, वो जो एलिमेंट ढूंढा उस एलिमेंट को जो लाइन से बाहर हैं उसमें से घटाना है। ठीक है, जैसे 30-15, 35-15, ठीक है, 30-15, 15-15, और जो लाइन के अंडर एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ लिखना है। देखो जरा, ये जीरो है तो जीरो एज इट इज लिख दिया मैंने, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर उसको जमा करना है, किसको, वो जो लिस्ट एलिमेंट है, 0 + 15 = 15। क्लियर होगी बात ये। तो जो लाइन से बाहर एलिमेंट है उसमें घटाना है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर है उसमें उस लिस्ट एलिमेंट को जमा करना है, और जो लाइन के अंडर एलिमेंट्स हैं उनको हमने एज इट इज़ लिखना है। और आपके बाद ये फिर मैट्रिक्स बन गया। और जैसे ये मैट्रिक्स बना, फिर दोबारा से राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 3 आपने रेपिटेशन देनी। स्टेप नंबर 3 मीन्स फिर आपने उस रो को आइडेंटिफाई करना जिसमें सिंगल जीरो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल। तो जिस 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 जीरो का आपने रेक्टेंगल किया उसके कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको करना है क्रॉस। ठीक है, उसका आखिरी यहाँ 2 जीरो नहीं लेना है, यहाँ पर 2 जीरो नहीं लेना है। रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर कॉलम। फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो नजर आ रही है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसके रो में अगर कोई जीरो आ रही है तो उसको करना है क्रॉस। फिर सेकंड में, फिर थर्ड में सिंगल जीरो ये नज़र आ रही है, इसको किया रेक्टेंगल। ठीक है, और इसके कॉलम में अगर कोई जीरो नज़र आ रही है तो उसको करना है क्रॉस। और उसी तरीके से फोर्थ, इसमें सिंगल जीरो नज़र आ रही है, इसको किया रेक्टेंगल, इसकी रो में अगर कोई जीरो नज़र आ रही है तो उसको करना है क्रॉस। और उसी तरीके से लास्ट कॉलम में सिंगल जीरो नज़र आ रही है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसकी रो में कोई जीरो नज़र आ रही है तो उसको करना है क्रॉस। एंड रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जब तक कि सारी जीरो क्रॉस या रेक्टेंगल ना हो जाए। तो आप देखें ज़रा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्ड जीरोज जो हैं दे आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देन सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5, ऑर्डर कितना है 5, उसका मतलब रेक्टेंगल जीरो आ गई 5, ऑर्डर आ गया 5, सो नंबर ऑफ असाइंड जीरो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। तो फाइनल आंसर इज, अब ये जीरोज जो नज़र आ रही हैं आपको रेक्टेंगल, इनकी आपने ओरिजिनल पोजीशन देखनी है कहाँ पर, जो आपका क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है आपका ये देखिए ज़रा, जैसे ये जीरो है तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है 200, ये तीसरे नंबर पे जीरो, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है 130, ये वाली जीरो इसकी ओरिजिनल पोजीशन 50। तो इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर एंट्रीज हैं उनको करना है जमा, और जमा करके जो आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 570। तो दिस इज़ मिनिमम किलोमीटर्स। उसके बाद अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब आपका मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, सीधा सी बात। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड टीपी, सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ डिपार्टमेंट हेड हैज़ 4 टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड 3 सबॉर्डिनेट्स, वर्किंग टाइम इज गिवन, फाइंड टोटल मिनिमम मैन आवर्स। तो ये दे रखा है आपको, आप क्लियर कट आप अगर इसको ध्यान दें तो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपने देख लेना कि अगर रो कम है तो डमी रो ऐड कर देनी है, अगर कॉलम कम है तो डमी कॉलम ऐड कर देना है, रो कम है तो डमी रो ऐड कर देनी है, और बाकी काम आपका फिर सारा वही कि क्लियरली इट इज़ अनबैलेंस्ड एपी, सो बैलेंस्ड एपी इज़, ये पहले मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख के, अगर कॉलम कम है तो कॉलम डाल दिया, अगर रो कम होती रो डाल दी, और बाकी प्रोसीजर आपका फिर वही, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट, दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में घटाओ, फिर पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है जी, सेम प्रोसीजर, बाकी काम सारा का सारा सेम, बस एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया यहाँ पे कि आपको डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आई थिंक यू शुड डू योर सेल्फ। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये भी मैंने आपको देना था पर इसको कुछ करवाने का कारण है, कुछ टेक्निकल चीज़ बतानी मैंने, तो इसको लेके चलते हैं अब। ठीक है जी, तो सेम प्रोसीजर, ये आपको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो सबसे पहले चेक कर लेना कि इट मस्ट बी बैलेंस्ड, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। तो सबसे पहला काम वही एज इट इज़, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट 9 और उसको इसी रो में प्रत्येक एलिमेंट में घटाया, ये आ गया। दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट, उसको इसी में से घटाया, ये आ गई दूसरी रो। तीसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में घटाया, तीसरी रो। उसी तरीके से चौथी, उसी तरीके से पांचवीं, उसी तरीके से छठवीं, यू कैन डू इजिली। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट जीरो है तो ये कॉलम एज इट इज़ रहेगा, इसमें जीरो है तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें जीरो है तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 2 तो इस 2 को प्रत्येक एलिमेंट में से घटाया, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है आपका 10, प्रत्येक एलिमेंट में से घटाया, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 5 तो प्रत्येक एलिमेंट में से घटाया, और घटाने के बाद ये आपके पास बन गया मैट्रिक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। उसके बाद फिर क्या करना है, हम फिर आपने क्या करना है, आपने उन जीरोस को पकड़ना है हर एक रो या हर एक कॉलम में जो सिंगल होंगी। देखो जरा, पहली रो में सिंगल जीरो है नहीं है तो नहीं पकड़ना है, दूसरी रो में सिंगल जीरो नहीं है, तीसरी रो में सिंगल जीरो नहीं है, चौथी रो में सिंगल जीरो नहीं है, पांचवीं रो में सिंगल जीरो नजर आ रही है, तो इसको किया मैंने रेक्टेंगल। और जिस रो की जीरो को रेक्टेंगल किया, अगर उसके कॉलम में कोई जीरो है तो उसको करना है क्रॉस, याद करिए स्टेप्स को। फिर अगली रो में सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसकी कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको किया मैंने क्रॉस। फिर कॉलम वाइज, पहले कॉलम में नहीं है, दूसरे कॉलम में नहीं है, तीसरे कॉलम में सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल, इसकी रो में अगर कोई जीरो है तो उसको कर देना है क्रॉस। नेक्स्ट कॉलम, इसमें सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल, अगर इसकी रो में कोई जीरो है तो उसको कर देना है क्रॉस। फिर नेक्स्ट, इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 जीरो है तो नहीं लेना है। फिर रिपीट द प्रोसीजर इन रोज। फिर फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है नहीं है, सेकंड रो में सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसके कॉलम के जीरो को कर देना है क्रॉस। और फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, फिर कॉलम में, और रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जब तक कि सारी जीरोज रेक्टेंगल्ड या क्रॉस्ड ना हो जाए। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ असाइंड जीरोज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब देखो इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3 4 5 6, असाइंड जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो उसका नंबर ऑफ असाइंड जीरो इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो सिस्टम हैज़ नो ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, उस रो को टिक करना है, उस रो को टिक करना है जिसके पास असाइंड जीरो नहीं है। तो आई थिंक यही एक रो है। फिर क्या किया, जिस रो को टिक किया उसमें अगर कोई क्रॉस्ड जीरो हैं, एक ये है एक ये है, तो उसके कॉलम को टिक करना है, ये दूसरे नंबर पे आ गया, इसके कॉलम को टिक करना है, ये तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस रो को टिक करना है जिसमें असाइंड जीरो नहीं है, जिस रो को टिक किया उसमें अगर क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब जिस कॉलम को टिक किया
उसमें अगर कोई असाइंड जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है, ये नंबर 4 आ गया। ठीक है, ये असाइंड सॉरी ये कॉलम टिकड कॉलम है, जो कॉलम टिक किया इसमें अगर कोई असाइंड जीरो है तो इसको आपने टिक करना है, ये आ गया नंबर 1 2 3 4, ये आ गया नंबर 5। ठीक है, 1 का काम खत्म हो चुका है, 3 का खत्म हो चुका है, 2 का खत्म हो चुका है, अब 4 और 5। जिस रो को टिक किया उसमें अगर कोई क्रॉस्ड जीरो है नहीं है तो उसका काम खत्म हो गया। जिस रो को टिक किया, 5 नंबर वाला, इस रो को टिक किया, इसमें अगर कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना है, तो उसको नंबर दे दिया मैंने 6, मतलब 6वें नंबर पर इसको टिक किया। अब जिस कॉलम को टिक किया अगर उसमें कोई साइन जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है, ये आ गया नंबर 7। ठीक है जी, जिस रो को टिक किया अगर उसमें कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना नहीं है, तो आपका ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल है बिल्कुल। उस रो को टिक करना है जिसमें साइन जीरो नहीं है, जिस रो को टिक किया उसमें क्रॉस जीरो तो उसके कॉलम को टिक करना है, जो कॉलम टिक किया उसमें अगर असाइंड जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है, फिर जिस रो को टिक किया उन रो में अगर कोई क्रॉस्ड जीरो है तो उसके कॉलम को टिक करना, और जिस कॉलम को टिक किया अगर उसमें कोई असाइंड जीरो है तो उसकी रो को टिक करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, जैसे ये कार्रवाई हो जाएगी फिर क्या करना आपने आपने क्या करना है, फिर जो आपकी टिक्ड कॉलम है उनके ऊपर लाइन लगानी है, टिक्ड कॉलम के ऊपर लाइन लगानी है, और जो अनटिक्ड रोज हैं उसके ऊपर लाइन लगानी है। जो अनटिक्ड रोज हैं उसके ऊपर आपने लाइन लगानी है। ठीक है जी, जो अनटिक्ड रोज हैं तो अनटिक्ड रोज हैं उनके ऊपर लाइन लगानी है, ये अनटिक्ड रो 1, ये अनटिक्ड रो 2, और टिक्ड कॉलम जो है उनके ऊपर लाइन लगानी है। और जब आप ये लाइन लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे सारी की सारी जीरोज जो हैं वो सारी की सारी जीरोज इन लाइन के अंडर आ जाएंगी, इन लाइन के बाहर नहीं रहेंगी, ध्यान रखना है खास। ठीक है, तो जितनी भी जीरोज हैं चाहे वो क्रॉस्ड हैं चाहे वो रेक्टेंगल्ड हैं वो सारी की सारी इन लाइन के अंडर आ जाएंगी। अब अगला स्टेप क्या है, अब इन लाइन के बाहर जो एलिमेंट बचे इन एलिमेंट में ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, उसको क्या करना है, इनमें घटाना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, आई थिंक 4 नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 4 इज द सबसे सबसे 4 इज द लीस्ट एलिमेंट। इस 4 को इन प्रत्येक एलिमेंट में से घटाना है, और जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ इसको ऐड करना है, और बाकी जो लाइन के अंडर एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट आपने एज इट इज़ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर ये है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसको ऐड करना है, तो यहाँ कितना आएगा 4, ये 13, इसमें ऐड करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 13 + 4 = 17। जो लाइन के अंडर बाकी एलिमेंट है वो एज इट इज़ लिखने हैं। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर इसने ऐड होना है। तो लाइन के अंडर 0 एज इट इज़, 35 एज इट इज़, इसमें से घटाना है, जो लाइन से बाहर एलिमेंट हैं उसमें घटाना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जमा करना है, और बाकी जो लाइन के अंडर एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ लिखना है, और आपके पास ये नया मैट्रिक्स बन गया। और उसके बाद फिर आपने स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट हो जाना, मीन्स फिर दोबारा से एनालाइज करना है उस रो को जिसमें सिंगल जीरो है, यहाँ नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो है, तो इसको किया मैंने रेक्टेंगल। ठीक है, इसके कॉलम में अगर कोई जीरो तो उसको करना क्रॉस नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है। ठीक है जी, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ हो गया, यहाँ सिंगल जीरो है, इसको किया रेक्टेंगल, और इसकी रो में अगर कोई जीरो तो उसको कर दिया मैंने क्रॉस। यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है। फिर रिपीट द प्रोसीजर रो वाइज अगेन। फर्स्ट रो में हो गया, सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें 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 सिंगल जीरो नहीं है। कॉलम वाइज चलिए जरा, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है। तो दिस इज द टेक्निकल पॉइंट, दैट्स वाई मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं चाहे रो वाइज चल पड़ो चाहे कॉलम वाइज चल पड़ो, आपको सिंगल जीरो नजर ही नहीं आ रही है। और हंगेरियन मेथड बोलता है कि जब तक सिंगल जीरो नज़र नहीं आ रही आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या करना है आपने, अगर आपको सिंगल जीरो नज़र नहीं आ रही है तो आपने आर्बिट्रेरली अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रो या कॉलम में आपने जीरो को रेक्टेंगल कर देना है। जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया, आपकी इच्छा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी इसी करना, आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कोई एक जीरो को रेक्टेंगल करना है। ध्यान ये रखना है कि जिस जीरो को रेक्टेंगल किया उसके कॉलम की जीरो भी क्रॉस करनी है और उसके रो की जीरो भी क्रॉस करनी है।
ये खास ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ये कि आपने आर्बिट्रेटली किसी जीरो को रेक्टेंगल करना, ये आपकी इच्छा है, इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, जो आपका मन करता है। पर ये ध्यान ये रखना है, जिसको रेक्टेंगल किया उसकी रो की जीरो भी क्रॉस करनी है, उसके कॉलम की जीरो भी क्रॉस करनी है। एंड रिपीट द प्रोसीजर अगेन फ्रॉम रोज। अगेन फर्स्ट रो में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, थर्ड रो में सिंगल जीरो नहीं है, फोर्थ रो में सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, फिफ्थ रो में सिंगल जीरो है। तो इस सिंगल जीरो को किया रेक्टेंगल, और इसके कॉलम में अगर कोई जीरो नज़र आ रही है तो उसको कर दिया क्रॉस। फिर फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, फोर्थ कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सिंगल जीरो अब आपको नज़र आ गई। तो ये आगे सिंगल जीरो, इसकी रो में अगर कोई जीरो है तो उसको करना है क्रॉस। ठीक है जी, और ख़त्म। उसके फिर दोबारा से फर्स्ट रो में सिंगल जीरो, सेकंड रो में सिंगल जीरो, थर्ड रो में सिंगल जीरो, फोर्थ रो में सिंगल जीरो, फिफ्थ रो में सिंगल जीरो नज़र आ रही है, ये आगे इसको किया रेक्टेंगल, और इसके कॉलम में कोई जीरो है तो उसको करना है क्रॉस। और ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि सारी जीरो क्रॉस या रेक्टेंगल ना हो जाएं। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं। ख़त्म हो गया जी प्रोसीजर। अब नाउ काउंट द असाइंड जीरोस, 1 2 3 4 5 6। तो आई थिंक solution is now optimum. We have 6 assigned zeros which is equal to order of the matrix. So solution is optimum. So final solution will be, जो assigned zeros हैं उन assigned zeros की original matrix में जो original cost है, ये आप देख सकते हैं, original cost को आपने जमा करना है। ये आपके पास आ गया, ये आ गया। So number of assignment is equal to order of the matrix. So minimum distance is equal to जो original cost है इन assigned values जीरोस की, इन जीरोस की जगह ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने ऐड करना है, और ऐड करके आपके पास आ गया ये फाइनल आंसर। सो इसी के साथ असाइनमेंट आपकी ख़त्म हो गई। अब जो फर्दर हैं क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एक आपके पास PDF पड़ी होंगी, और नहीं है तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है जी। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस। आप क्वेश्चन बुक को भी फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अब आप खुद ट्राई करें। तो ये इनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये सेकंड सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं, आप इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें खुद, और निकल जाएंगे आपसे अभी। तो थैंक यू वेरी मच।